ओके, स्टार्ट करते हैं पॉलिटी। और पॉलिटी में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पार्ट 4 खत्म कर दिया था, जिसमें DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में हमने चर्चा की। अब हम चलते हैं पार्ट 4 के ए में, यानी आर्टिकल 51A, जो कवर करता है फंडामेंटल ड्यूटीज को। इसको कवर करता है फंडामेंटल ड्यूटीज। ये कहां से कहां तक आर्टिकल है? तो ये आर्टिकल 51 का ए है, ठीक है, 51A। अब देखो इसे क्यों जस्ट DPSP के नीचे ही रखा गया है। जैसे हमने इसके पहले पढ़ा, यहाँ पे DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, और उसी के जस्ट नीचे दिया हुआ है हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज। दोनों में कुछ न कुछ सिमिलैरिटी होगी तभी ना। तो जैसे DPSP हर ऑर्गेनाइजेशंस के लिए था, यानी स्टेट्स के लिए था, ठीक है। DPSP किसके लिए था? फॉर स्टेट्स, फॉर स्टेट्स। लेकिन ये जो फंडामेंटल ड्यूटी है ये नागरिकों के लिए है, फॉर सिटीजन्स, फॉर सिटीजन्स, ठीक है। जैसे DPSP में जो भी आर्टिकल्स दिए गए हैं, अगर उनका पालन कोई स्टेट नहीं करता है तो हम कोर्ट नहीं जा सकते थे, कोर्ट नहीं जा सकते थे। वैसे ही फंडामेंटल में जितनी बातें कही गई हैं, अगर उनका पालन नागरिक नहीं करते हैं तो नागरिकों को लेकर के भी कोई कोर्ट नहीं जा सकता है, ठीक है, कोर्ट नहीं जा सकता है। इतनी चीज क्लियर हुई है ना। बताओ DPSP में किसको जिम्मेदार ठहराया गया है कि भाई तुम्हें काम करना पड़ेगा लोगों के लिए, स्टेट्स को। लेकिन वही फंडामेंटल ड्यूटीज ये नागरिकों के लिए है कि हर एक नागरिक का कर्तव्य है, उसे ये करना चाहिए, लेकिन करना कंपलसरी नहीं है। समझ में आया? हाँ, तो देखो फंडामेंटल ड्यूटीज को हिंदी में क्या कहेंगे? मूलभूत कर्तव्य। कौन सा कर्तव्य? मूलभूत कर्तव्य, जैसे लिखा है, ठीक है, मूलभूत कर्तव्य। मूलभूत कर्तव्य जैसे हमारे पास फंडामेंटल राइट्स थे, मूलभूत अधिकार, वैसे ही ये मूलभूत कर्तव्य है। लेकिन फंडामेंटल राइट्स में ये थे कि अगर उनमें वायलेशन होता है तो हम कोर्ट जा सकते थे, लेकिन यहाँ पर हम ऐसा कोई भी सिचुएशन नहीं है। यहाँ पर किसी भी पॉइंट्स का अगर वायलेशन होता है तो हम कोर्ट नहीं जा सकते। तो फंडामेंटल्स ड्यूटीज में जो बातें कही गई हैं उस पर हम आगे बढ़े, उससे पहले कुछ चीजें समझनी जरूरी है। देखो ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, इसको सबसे पहली बार जापान के कॉन्स्टिट्यूशन में लागू किया गया था। फर्स्ट टाइम किस देश में लागू किया गया था? फर्स्ट इम्प्लीमेंटेशन हुआ था जापान में, ठीक है। पहली बार जापान के कॉन्स्टिट्यूशन में इसे लाया गया था। उसके बाद पूछेगा कि अच्छा ठीक है, भारत ने कहां से लाया? तो भारत ने लाया था रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से। इंडिया बोरोड कहां से? फ्रॉम USSR, ठीक है। भारत ने कहां से लाया? USSR। देखो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था उस वक्त हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी फंडामेंटल राइट्स नहीं ऐड किए गए थे, ठीक है। सॉरी, फंडामेंटल ड्यूटीज इनिशियली 0 फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है। इनिशियली क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक भी फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड किए गए थे? नहीं। इसीलिए तो हम देख रहे हैं ना कि किस आर्टिकल में है? 51 के ए में है। यानी हमने देखा है कि किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में कोई आर्टिकल ABCD में आता है, इसका मतलब उसे बाद में ऐड किया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन बनते टाइम इसे बनाया नहीं गया था, ठीक है। हाँ, तो हम ये आर्टिकल देखकर ही
अपने दिमाग में अगर किसी को पॉलिटी की अच्छी नॉलेज रहेगी तो आर्टिकल देख के ही बता देगा कि क्या ये ओरिजिनल संविधान में था या इसे बाद में अमेंडमेंट करके लागू किया गया था। ठीक है, ओके। तो क्या इनिशियली हमारे संविधान में कोई फंडामेंटल ड्यूटीज थी? नहीं। ठीक है, इनिशियली हमारे संविधान में कोई भी फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं। बाद में एक कमेटी बनाई गई, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। ठीक है, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। ठीक है, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। इनके रिकमेंडेशन से फंडामेंटल ड्यूटीज को कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया। इन्होंने क्या करवाया? ऐड इन कॉन्स्टिट्यूशन। कितने? तो 10 फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, 10 फंडामेंटल ड्यूटीज। देखो ध्यान से रखना, क्वेश्चन बहुत ही घुमा कर पूछता है। यहाँ पर कहेगा कि भारत में फंडामेंटल ड्यूटीज को किस कमेटी के द्वारा लागू किया गया, और लोगों को याद रहता है स्वर्ण सिंह कमेटी और मारते यही और हो जाता है गलत। स्वर्ण सिंह कमेटी ने ये रिकमेंड किया कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से फंडामेंटल ड्यूटीज होने चाहिए, और उनके रिकमेंडेशन को मानकर उसे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया। लेकिन क्या कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर देने से ही पूरे भारत पर लागू हो जाएगा? क्या जब तक नियम कानून नहीं बनेंगे तब तक पूरे भारत में लागू होगा नहीं। उन्होंने अपने रिकमेंडेशन में कहा था कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं उन्हें पनिशेबल बनाना चाहिए। पनिशेबल, ठीक है, यानी कि अगर कोई जनता फंडामेंटल ड्यूटीज का पालन नहीं करे तो उसे पनिशमेंट दिया जा सकता है। इस पर पार्लियामेंट जब चाहे नियम कानून बना सकती है। ठीक है, पार्लियामेंट कैन मेक लॉ। ठीक है, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी में 2 बातें याद रखना। उन्होंने 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड करवाया कॉन्स्टिट्यूशन में, और ये कहा कि पार्लियामेंट जब चाहे किसी भी फंडामेंटल ड्यूटीज के ऊपर लॉ बना करके उसे पनिशेबल कर सकती है। ठीक है, ओके। उसके बाद एक कमेटी का गठन होता है, वर्मा कमेटी, और उनके रिकमेंडेशन से पूरे भारत में फंडामेंटल ड्यूटीज को इम्प्लीमेंट कर दिया गया। वर्मा, ठीक है, वर्मा कमेटी। इन्होंने क्या करवाया? तो इम्प्लीमेंटेशन इसका फंडामेंटल ड्यूटीज का। ठीक है, तो ये 2 बातें याद रखना। कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किस कमेटी के अकॉर्डिंग किया गया? सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। ठीक है, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। लेकिन किस कमेटी के रिकमेंडेशन पर पूरे भारत में से लागू किया गया, इन्फोर्स किया गया, इम्प्लीमेंट किया गया? वर्मा कमेटी। ठीक है, वर्मा कमेटी। इतना क्लियर हुआ? अब कुछ और चीजें थोड़ी सी जान लेते हैं। देखो यहाँ पर एक पॉइंट मैं लिख देता हूँ कि इनिशियली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे लिख रहा हूं, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में 0, ठीक है, 0 फंडामेंटल ड्यूटीज थी। 0 फंडामेंटल ड्यूटीज। बाद में 42nd अमेंडमेंट किया गया 1976। ठीक है, 42nd अमेंडमेंट 1976 स्वर्ण सिंह कमेटी के आधार पर कितने को ऐड किया गया? 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया। उसके बाद 86th अमेंडमेंट 2002 में एक और इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया। यानी अगर हम बात करेंगे करंट सिनेरियो में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुल कितने फंडामेंटल ड्यूटीज हैं? 11। ठीक है, कुल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है। सवाल जितने भी आते हैं
ये जो मैंने अभी पढ़ा दिया ना, इसी में से सारे सवाल आते हैं, समझ में आया? हाँ, तो ये पॉइंट भूलना मत, क्योंकि इसके बाद जो हम फंडामेंटल ड्यूटीज को डिस्कस करेंगे तो समझने वाली बात है, लेकिन वहां से बहुत ज्यादा सवाल आने की संभावना नहीं होती है। ज्यादा जो संभावना होती है वो ये जो मैंने इंफॉर्मेशन दिया था ना, वहाँ पहले किस कंट्री में फंडामेंटल ड्यूटीज आया था, तो जापान में। भारत ने कहाँ से बोरो किया, तो यूएसएसआर से। क्या हमारे भारत में पहले से फंडामेंटल ड्यूटीज मतलब कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तभी ऐड किया गया था, तो नहीं, उस वक्त 0 थी। पहली बार कब ऐड किया गया, 1976, 42nd अमेंडमेंट, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी, 10 फंडामेंटल ड्यूटीज। टोटल कितने हैं, 11 हैं। 11वां कब ऐड किया गया, 2002 में 86th अमेंडमेंट। लागू किसने करवाया, तो वर्मा कमेटी। ऐड किसने करवाया, तो स्वर्ण सिंह कमेटी। ठीक है, इतना चीज क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं, समझते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में। देखो, ये है हमारा इंग्लिश में लिखा हुआ, कौन इतना लिखने जाएगा, और इधर है हिंदी में पूरा लिखा हुआ फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मूलभूत कर्तव्य। बताओ, क्या ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं ये पनिशेबल हैं? अगर हम इसका पालन नहीं करेंगे तो हमें पनिशमेंट मिलेगी? यहीं पर तुम वाइवा में छट जाओगे, वो पूछेगा क्या फंडामेंटल ड्यूटीज पनिशेबल है, तो तुम्हारा आंसर होना चाहिए सर पूरे फंडामेंटल ड्यूटीज पनिशेबल नहीं है, लेकिन कुछ कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज है जिस पर पार्लियामेंट ने नियम कानून बना रखा है, और उनका पालन अगर लोग नहीं करते हैं तो उन्हें पनिशमेंट दिया जाएगा। और वही चीज हम इसमें समझते हैं, कौन कौन से ऐसे फंडामेंटल ड्यूटीज हैं जो पनिशेबल है। ठीक है, ओके। देखो, पहला क्या कहता है, कहता है कि अबाइड बाय नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स, इंस्टीट्यूशंस, नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम। यानी कि हर एक नागरिक का ये कर्तव्य होना चाहिए कि वो अपने, पहले तो सबसे इम्पोर्टेंट, नेशनल फ्लैग का रिस्पेक्ट करे, राष्ट्रीय गान का रिस्पेक्ट करे। ठीक है, ये दो को समझो, नेशनल फ्लैग का रिस्पेक्ट करे और राष्ट्रीय गान का रिस्पेक्ट करे। और उसके बाद जो भी नेशनल इंस्टीट्यूशंस है, जैसे पार्लियामेंट, उसका रिस्पेक्ट करे, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए। ठीक है, करना चाहिए। अब देखो, जैसे बहुत लोग होते हैं कहते हैं कि हम नेशनल एंथम नहीं गाएंगे, जनगण मन नहीं गाएंगे, या जनगण मन जब गाया जाएगा तो हम खड़े नहीं होंगे, स्टैंडिंग में नहीं रहेंगे। तो भाई इसके लिए ना पार्लियामेंट ने नियम बनाया है। हमारे झंडे का अपना एक नियम है, फ्लैग कोड, कि कौन कौन फ्लैग अपने घर में लगा सकता है, किस तरीके से लगा सकता है। क्या हम फ्लैग को ऐसे ही सड़क पर फेंक सकते हैं, क्या उसका चड्डी बनाकर पहन सकते हैं? अमेरिका में तो लोग चप्पल बना के अपने फ्लैग का पहनते हैं, क्या भारत में होता है ऐसा? नहीं होता है। क्यों? यहाँ ये जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज है, पहला, इस पर एक नियम बना हुआ है कि हमें अपने राष्ट्रीय ध्वज की क्या करनी है, रिस्पेक्ट। ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज की रिस्पेक्ट करनी है। जब नेशनल एंथम हो तो तुम राष्ट्रीय ध्वज का जो राष्ट्रगान है उसका डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते हो। जब तुम्हारा जनगण मन चल रहा हो उस वक्त तुम्हें कहीं पर भी हो सावधान मुद्रा में खड़े हो जाना है। ठीक है, सावधान मुद्रा में खड़े हो जाना है। जब जनगण मन खत्म हो जाए अपना काम तुम कंटिन्यू कर सकते हो। अगर तुम ऐसा नहीं करते तो भाई इस चीजों के लिए, नेशनल फ्लैग का तुम अगर अपमान करते हो, नेशनल गान का अपमान करते हो, या किसी भी कोर्ट का, जैसे कोर्ट में जज ने तुम्हें बुलाया, तुम गए ही नहीं, तो जज क्या कर देगा, समन भेज देगा, तुम्हें बुला लेगा, सीधा जेल में डाल देगा। तो पहला जो आर्टिकल है, पहला आर्टिकल कह रहा हूँ, पहला जो फंडामेंटल ड्यूटीज है ये पनिशेबल है। समझ में आ रहा है क्या? पहला क्या है, पनिशेबल। क्यों पनिशेबल है ये क्लियर हो गया। पहले फंडामेंटल ड्यूटीज में क्या कहा है कि हमें भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए जो भी इंस्टीट्यूशंस है उनका सम्मान करना चाहिए, देश की जो नेशनल फ्लैग है उनका सम्मान करना है, और राष्ट्रगान है उसका सम्मान करना है। ठीक है, दूसरा चीज कहता है, दूसरा क्या कहता है, कहता है चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स एंड इंस्पायर द नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। यानी कि स्वतंत्रता की, आजादी के टाइम पीरियड में जितने भी स्लोगन्स लोगों ने दिए थे हमें उनका पालन करना है, उनके लिए हमें चेयर अप करना है और उन्हें अपने दिल में सजा कर रखना है।
जैसे इंकलाब जिंदाबाद, है ना। जब भी कोई प्रोटेस्ट चलता है और इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगते हैं, इसका मतलब लोग ये कह रहे हैं कि चाहे भगत सिंह की डेथ हो गई हो क्या, लेकिन हर यूथ के अंदर एक भगत सिंह है, तो हमें कमजोर मत समझो। ठीक है, तो उनके कहे गए जो स्टेटमेंट है वो हमें बार बार इंस्पायर्ड करते हैं। उन्हें हमें बचा कर रखना है, उनका सम्मान करना है, उनको चेयर करना है। समझ में आ रहा है? हाँ, लेकिन तुम अगर चेयर नहीं करोगे, नहीं बचाओगे, तो तुम्हें कोई फांसी की सजा नहीं देगा या तुम्हें कोई जेल में नहीं डालेगा। ठीक है। हाँ, तो दूसरा मूलभूत कर्तव्य क्या है कि हमें जितने भी आइडियल्स हैं, नेशनल फ्रीडम के टाइम पीरियड में जो भी स्लोगन्स कहे गए हैं, उनको सजो कर रखना है और उनको सम्मान करना है। ठीक है, क्लियर हुआ इतना? ओके। नोबल आइडियल्स, तो दूसरे में नोबल आइडियल, ये पॉइंट याद रखना। पहले में कॉन्स्टिट्यूशनल जो इंस्टीट्यूशन है, नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम, ये तीनों को याद रखना। दूसरे में नोबल आइडियल्स को ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद तीसरा फंडामेंटल ड्यूटीज कहता है कि भाई हमें अपने देश की सुवर्णिटी यानी संप्रभुता, यूनिटी, अखंडता, एकता और इंटीग्रिटी, अखंडता को उसको अप होल्ड करना, यानी वो उन्हें बचा कर रखना है। ठीक है, तो हम कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि अगर कहीं पर जैसे गवर्नमेंट कुछ गलत कर रही है या हमारी बात नहीं सुन रही है, तो हमें ऐसे नारे नहीं लगाने चाहिए कि भारत तेरे टुकड़े होंगे या हमें भारत से आजादी चाहिए। अब कौन सी आजादी चाहिए? आजादी के लिए तो लोगों ने अपने जान तक कुर्बान कर दिए, है ना। तो हम अगर हम ये कहते हैं भारत में रह करके आज के टाइम पीरियड में कि हमें भारत में रहने से डर लगता है, इसका मतलब हम पूरी दुनिया में ये बताना चाहते हैं कि भाई भारत लोगों के लिए सेफ नहीं है। तो जिसको सेफ नहीं लगता है, जो कंट्री सेफ लगती है, वहां चले जाओ, है ना। एक बार जाओ, ईरान में रह के आओ, सऊदी में रह के आओ, पाकिस्तान में रह के आओ, चाइना में रह के आओ, समझ में आ जाएगा भारत सेफ है कि नहीं है। जितना बोलने की आजादी, करने की आजादी इंडिया में है, और कोई देश देता है? नहीं। इसीलिए हमें अपने देश की इंटीग्रिटी, यूनिटी और सोवर्निटी, इन दोनों को क्या करना है? संभाल कर रखना है और इनकी सुरक्षा करनी है। ठीक है, ओके। फिर चौथा क्या कहता है फंडामेंटल ड्यूटी? ये कहता है डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विसेज व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। यानी कि जब भी तुम्हें देश की जरूरत हो, जब भी देश 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 को तुम्हारी जरूरत हो, तो तुम आगे बढ़ चढ़कर देश की सेवा करो। जैसे जितने भी एनसीसी कैडेट्स होते हैं, जो भी 3 साल के एनसीसी किया रहता है, बी सर्टिफिकेट, सी सर्टिफिकेट लिया रहता है, तो अगर देश में कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए जैसे कि रसिया में आ गया है, वहां पर जितने भी आर्मी पर्सनल्स हैं वो लोग कम हो रहे हैं, मारे जा रहे हैं, तो रसिया ने कहा कि जितने भी यूथ हैं अब उन्हें आर्मी ज्वाइन करनी होगी। तो ऐसे ही जब अगर इंडिया और चाइना के साथ अगर वॉर हो जाए और हमारे यहाँ आर्मी की कमी हो जाए, तो जितने भी एनसीसी वाले रहते हैं ना, गवर्नमेंट सब का लिस्ट निकालेगी और सबको कॉल करेगी, आओ अब देश को तुम्हारी जरूरत है, क्योंकि देश ने तुम पर खर्चा किया है, 3 साल तक तुम्हें ट्रेनिंग दी है, अब तुम्हारा काम है कि तुम देश के लिए काम आओ। ठीक है, तो ये क्या कहता है? चौथा, डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विसेज व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। मैं क्लियर हुआ? ठीक है, अब देखो, अब हम चलते हैं पांचों पे। पांचों पे कहता है कि प्रमोट हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंग्स ऑल द पीपल ऑफ इंडियन, ट्रांसीडिंग रिलीजियस, लिंग्विस्टिक, रीजनल, सेक्शनल डाइवर्सिटी एंड टू रेनाउंस प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन। मतलब इसमें कह रहा है कि देखो, सभी लोगों के बीच में, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी कास्ट का हो, सबके बीच में एक समानता की भावना जगाओ। लोगों को साथ मिल करके, लोगों के साथ मिल करके काम करो और ऐसे प्रैक्टिसेस को बैन करो या उसे बाइकआउट करो जो महिलाओं के सम्मान के खिलाफ किए जा रहे हैं। ठीक है, अगर कोई समाज में तुम्हारे आसपास ऐसा कोई परंपरा चली आ रही है जिससे महिलाओं का जो आत्मसम्मान है उनके साथ उनका कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, तो उसका हमें बहिष्कार करना चाहिए, बाइकआउट करना चाहिए। ठीक है, ये पांचवें में कहता है, पांचवें फंडामेंटल ड्यूटीज में। क्लियर है? बताओ पांचवा क्या कहता है?
लोगों के बीच में भाईचारा बना के रखना है और ऐसे प्रैक्टिसेस को बाइकआउट करना है जो विमेन्स के सम्मान के खिलाफ हो, अगेंस्ट द डिग्निटी ऑफ विमेन। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? Okay. उसके बाद कहता है जो है फंडामेंटल ड्यूटीज नंबर 6 कहता है कि हमें वैल्यू करनी है एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ द कंट्री कंपोजिट कल्चर। ठीक है, यानी कि हमें हमारे देश की जो हेरिटेज है, ठीक है, जैसे कोई भी यूनेस्को साइट हो सकता है या कोई पुराना टेम्पल हो सकता है, ठीक है, या हमारे देश का जो कल्चर है, जैसे हम भारत में एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो हम क्या कहते हैं? नमस्ते, है ना? नमस्ते, नमस्ते करना इंडिया की कल्चर है। तो तुम्हें भारत में ही नहीं, भारत के बाहर तुम कहीं भी रहो, अपने कल्चर को फ्लरिश करो। तो इसी चीज को लेकर के जैसे हमारे एक यूएन में भारत को रिप्रेजेंट करने वाले थे एक सैयद अकबरुद्दीन साहब, ठीक है, जो है 2016 से लेकर के 2020 तक इनका टेन्योर था। 16 से 2020 में इनका रिटायरमेंट हुआ। तो जब ये रिटायर्ड हो रहे थे तो वहाँ के जो हेड थे फुटरे साहब, उन्होंने पूछा कि अच्छा आपने इतने सालों तक भारत को रिप्रेजेंट किया है, आपकी विदाई हो रही है, तो आप क्या चाहते हैं, हमसे कुछ कहना चाहते हैं? तब उन्होंने कहा, अकबरुद्दीन साहब ने, ठीक है, मेरे देश का कल्चर है जब कोई हमारे घर से जाता है तो हम उन्हें खड़े होकर के नमस्ते कहते हैं। आप सभी लोग खड़े होकर के मुझे एक बार नमस्ते कर दीजिए। तो सारे यूएन के लोग खड़े हुए और उन्होंने उनको क्या कहा? नमस्ते। तो ये भी क्या है, हम यूएन में बैठ करके, जहाँ पर पूरी दुनिया के रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, वहां पर बैठ करके अपने कल्चर को प्रमोट करते हैं। ये क्या है? हमारा 6वां फंडामेंटल ड्यूटी है। ठीक है, 6वां फंडामेंटल ड्यूटी है। वही कह रहा है कि हमारी सामाजिक, सांस्कृतिक और गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे। ठीक है, अब देखो, अगर इसमें जो हमारी गौरवशाली परंपरा का महत्व, तो ये ठीक है, लेकिन जो भी हमारे हेरिटेज साइट्स हैं, ठीक है, हेरिटेज हैं, अगर हम उनको नुकसान पहुंचाते हैं, तब इसके लिए भी पार्लियामेंट ने नियम कानून बनाकर रखा है और उस कानून के तहत हमें पनिशमेंट दिया जा सकता है। समझ में आया? तो ये जो 6वां है, 6वां भी क्या है? पनिशेबल है। 6वां पनिशेबल है। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख दूं, ये भी पनिशेबल है। देखो, पहला फंडामेंटल ड्यूटीज भी पनिशेबल था और 6वां भी पनिशेबल है। ठीक है, 6वां भी पनिशेबल है। क्लियर हुआ? ओके, उसके बाद हम चलते हैं 7वां। कहता है कि प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरमेंट। थोड़ा सा इसको क्लीन कर देता हूँ। Protect and improve the natural environment including forest, lake, river and wildlife and to have compassion for living creatures। यानी हमारे देश में चाहे वो नदी हो, जंगल हो, जीव जंतु हो, उन सबको हमें क्या करना है? प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, उन सबको हमें प्रोटेक्ट करके रखना है। ठीक है, प्रोटेक्ट करके रखना है। अब भारत में हम परंपरा देखे, मतलब कि सदियों से चली आ रही है कि हम जंगलों की पूजा करते हैं, नदियों को माँ का सम्मान देते हैं, दर्जा देते हैं, लेकिन जो जानवर थे, जानवरों की धीरे धीरे आगे टाइम पीरियड बीतता गया तो पोर्चिंग यानी शिकार बहुत अधिक होने लगा, जिसकी वजह से कई सारे जानवर देश में लुप्त होने लगे। तो उन्हें बचाने के लिए जैसे टाइगर हो गए, लायन हो गए, हमारे यहाँ बनाया गया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। अच्छा ठीक है, यहाँ पर एक बात याद रखना, ये 6वां पनिशेबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं इसमें जो रिच हेरिटेज है ना, ये कल्चर की ही बात कर रहा है। यहाँ पर जैसे ताजमहल या उनकी बात नहीं कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर ताजमहल या जो मॉन्यूमेंट्स है ना, ये वर्ड इसमें इंक्लूड नहीं है। मॉन्यूमेंट्स अगर ये वर्ड इंक्लूड होता तब ये जो कि पनिशेबल होता। ये वर्ड इंक्लूड नहीं है, इसलिए ये पनिशेबल नहीं है। तो उसको भूल जाना कि ये पनिशेबल नहीं है। 6वां पनिशेबल नहीं है, पहला पनिशेबल है अभी। ठीक है, पहला पनिशेबल है, लेकिन यहाँ वाइल्ड लाइफ जो प्रोटेक्शन एक्ट है, यहाँ पर बनाए गए हैं। वो वर्ड ढूंढ रहा था कि मुझे लगा किसी ने था। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ठीक है, प्रोटेक्शन एक्ट 1972। इसके तहत ये जो 7वां पॉइंट है, ये क्या है? पनिशेबल है। हम जंगल से
चंदन की लकड़ी काट करके बेच नहीं सकते, पुष्पा भाव कोई नहीं बनेगा अभी। हाँ, ये लाल चंदन पूरा मार के एकदम खत्म कर देंगे। वहां पर उसी जंगलों को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या बनाई गई है, फोर्स बनाई गई कि नहीं बनाई गई है, फोर्स कौन सी वहां पे। जैसे हम लोग इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का एग्जाम देते हैं तो हमें जंगलों में डिप्लॉय किया जाता है, जंगल के बारे में समझाया जाता है कि हमें कौन कौन से पेड़ पौधे हैं उनका प्रोटेक्शन करना है, जंगलों में पाए जाने वाले जो भी जानवर है उनका प्रोटेक्शन करना है। इसी जानवरों की प्रोटेक्शन के तहत अभी अभी जो हमने न्यूज देखा था कि भाई मोदी जी ने अफ्रीका से क्या मंगाया है, चीता मंगाया है ना, और यहाँ के मध्य प्रदेश के जंगलों में उसे छोड़ा गया है। ठीक है, तो वो सब किसके तहत है, इसी फंडामेंटल ड्यूटीज पॉइंट 7 के तहत, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत। तो हमारा 7वां क्या है, पनिशेबल है। अगर हम इसे नहीं करते, अगर हम किसी बाघ को मार देंगे, मार दिया था काला हिरन को सलमान खान ने, क्या उन्हें छोड़ दिया गया, उनको लगता है पता नहीं था, उनको लगा फंडामेंटल ड्यूटीज है, माने या ना माने कोई बात नहीं, लेकिन उनको ये 1972 का एक्ट नहीं मालूम रहा होगा, तो उनको बुला करके समन कर दिया गया। केस आज भी चल रहा है कि नहीं। ओके, उसके बाद 8वां चीज कहता है, 8वां पॉइंट कहता है कि डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। कहता है कि हमें, आज भी हम गांव में देखते हैं तो भूत प्रेत, पिशाच, जादू टोना, इन सब का प्रचलन बहुत है ना। कोई बीमार हो जाता है तो लोग उसको झाड़ फूक करवाते हैं डॉक्टर के पास ले जाने के बदले। तो हमें ये फंडामेंटल ड्यूटीज कहता है कि हमें लोगों के बीच में साइंटिफिक टेम्परामेंट को डेवलप करना चाहिए, उन्हें समझाना चाहिए कि ये अंधविश्वास पर भरोसा करना ठीक बात नहीं है, इससे हमारी जान जा सकती है। भूत पिशाच चुड़ैल ये सब सारी चीजें अभी एग्जिस्ट नहीं करती हैं। ठीक है, इसके बेहतर है कि हम क्या करें, अपने जो नजदीकी हॉस्पिटल है, साइंस है, टेक्नोलॉजी है, बच्चों को इस बारे में बताए कि अंतरिक्ष में ऊपर आसमान में जब हम कोई चीज देखते हैं और एक चलता हुआ तारा दिखाई देता है तो कोई भूत नहीं होता है, तो सैटेलाइट होता है। इन सब के बारे में हमें लोगों को समझाना चाहिए। ठीक है, हाँ, तो 8वां ये बात कहता है। 9वां क्या कहता है, 9वां कहता है सेफ गार्ड द पब्लिक प्रॉपर्टी। देखो ये यहाँ पर है, ठीक है, पब्लिक प्रॉपर्टी जो है यहाँ पर, मॉन्यूमेंट्स इसी में आ जाएंगे। पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एब्जॉर्ब वायलेंस, यानी कि हमें जितनी भी हमारे यहाँ, जैसे कि ताजमहल है, अब किसी को गुस्सा लगा ये बोल करके कि ताजमहल तो तेजो महल है, ताजमहल को गिरा दो, ऐसा हो पाएगा क्या, ताजमहल को गिरा देंगे नहीं। अगर ताजमहल को कोई जाकर के डिस्ट्रॉय करता है तो ये जो 9वां पॉइंट है ना, इसके लिए नियम कानून बनाए गए हैं कि हम अब किसी भी पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान नहीं कर सकते। तुम रेलवे में जा रहे होते हैं तो उसमें लिखा रहता है कि ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, आपकी प्रॉपर्टी है। इसका मतलब नहीं कि रेलवे के डिब्बे में से पंखा उखाड़ के घर पे लेके चले जाओ, है? अगर ऐसा करते हो तो तुम्हें क्या दिया जाएगा, तुम्हें पनिशमेंट किया जाएगा, पनिशमेंट दिया जाएगा। तो देखो ये आर्टिकल बोलो, पॉइंट 9वां भी क्या है, 9वां पनिशेबल है, पनिशेबल है। ठीक है, पनिशेबल है। तो कौन कौन सा पनिशेबल अभी हुआ, पहला जिसमें नेशनल एंथम, नेशनल फ्लैग की बात करी है। फिर 7वां में कहता है एनवायरमेंट और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, और 9वां सेफ गार्ड प्रॉपर्टी, यानी पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचाना, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचाना। ठीक है, हाँ, इतना क्लियर हुआ। ओके, बहुत बढ़िया। अब हम चलते हैं, देखते हैं 10वां कहता है, 10वां strive toward the excellence in all sphere of individual and collective activity so that the nation constantly rise to higher level of endeavor and achievement। अब इसमें देखो कहता क्या है, सिंपल सी, कि भाई व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों में सभी क्षेत्र की तरफ बढ़ोतरी करो। यानी कोई इंसान है अगर वो बहुत अच्छे से पढ़ा लिखा है तो उसकी जिम्मेदारी बननी चाहिए कि वो सिर्फ अपने प्रोग्रेस के बारे में ना सोचे, वो लोगों के प्रोग्रेस के बारे में सोचे, क्योंकि जब लोगों का प्रोग्रेस होगा तो धीरे धीरे देश का प्रोग्रेस होगा, है ना। तो यही कहता है 10वां पॉइंट कि हमें व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करना चाहिए, जिससे राष्ट्र की प्रगति और निरंतर बढ़ते हुए उपलब्धियों की नई ऊंचाइयों को छू ले। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बहुत सही, बहुत बढ़िया।
उसके बाद 11वां कहता है कि 6 से 14 वर्ष की जो आयु के बीच के बच्चे हैं उन्हें शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराना चाहिए, और यह कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया। यही मैंने बताया कि लास्ट 11th वाला यही जोड़ा गया था। जैसे आर्टिकल 21 के ए में है राइट टू एजुकेशन, है ना, राइट टू एजुकेशन। वहां पर बच्चे को यह अधिकार दिया है कि भैया अगर 6 से 14 साल का बीच का बच्चा है तो उसे पढ़ने का अधिकार है। यहाँ फंडामेंटल ड्यूटीज में कहा है कि उसके माता पिता की जिम्मेदारी है कि वो उसे स्कूल लेकर के जाएं। अगर लेकर के नहीं जाएंगे तो उन्हें आर्टिकल 21 के तहत पनिश किया जा सकेगा, तो ये भी पनिशेबल है। ठीक है, तो देखो 10वां क्या कहता है, 10वां कहता है कि व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्र। सिंपल सी बात करो, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, जैसे कि मैंने देखा कि मुझे यूपीएससी करना है, आईएएस बनना है, मेरा टारगेट है। उसके बाद मैंने देखा सारे सब्जेक्ट मुझे अच्छी तरीके से आ रहे हैं, क्यों ना मैं और 2-4 लोगों को पढ़ाऊं जो यूपीएससी के एस्पिरेंट है ना। तो मेरी प्रगति के साथ साथ, मतलब कि मेरे डेवलपमेंट के साथ साथ और 4 लोगों का डेवलपमेंट होगा। वो 4 लोग और 4 लोगों को पढ़ाएंगे तो और 4 लोगों का डेवलपमेंट होगा, और धीरे धीरे अगर ऐसा होता रहा तो हम देखेंगे एक वक्त आएगा कि जब पूरा नेशन ही डेवलपमेंट की ओर बढ़ने लगेगा। समझे? यानी 10वें में कहता है कि तुम सिर्फ अपने अकेले आगे मत बढ़ो, अपने साथ साथ जितने लोगों को हो सकता है ले करके आगे बढ़ो। ठीक है, इतना सारी चीज क्लियर हुआ। देखो पहला पनिशेबल है, पनिशेबल वाला पनिशेबल है, ठीक है, पहला पनिशेबल है। उसके बाद 7वां है प्राकृतिक पर्यावरण का रक्षा, पनिशेबल। फिर 9वां है सार्वजनिक सुरक्षा, पनिशेबल। और फिर 11वां है पनिशेबल। ठीक है, तो 11 जो भी फंडामेंटल ड्यूटीज है, मूलभूत कर्तव्य हैं, इनमें से 4 पॉइंट ऐसे हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज ऐसे हैं जिनका पालन अगर हम नहीं करेंगे तो हमें पनिशमेंट दिया जा सकता है। आप बताओ क्या फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं वो पनिशेबल हैं या नहीं है? हाँ, इनमें से 4 फंडामेंटल ड्यूटीज का पालन न करने पर हमें पनिशमेंट दिया जा सकता है। बताओ किसी भी मूलभूत अधिकार को पनिशेबल बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, ये अथॉरिटी किसके पास है? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट कैन मेक लॉ ऑन फंडामेंटल ड्यूटीज टू मेक इट पनिशेबल। ठीक है, इतना सारा चीज क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। तो फिर आज के लिए इतना रखते हैं और बाकी की स्टोरी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।